हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि हम लोग प्रिपेयर करेंगे सी यू सी ई टी के लिए, यानी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सी यू सी ई टी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो कि अब होने लगेगा इस साल से। ठीक है, तो अभी प्रॉपर सिलेबस नहीं आया है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, बट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। जो भी हमें पहले से आइडिया है कि क्या एग्जाम में आ सकता है या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई टॉपिक प्रिपेयर हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग टॉपिक तब करेंगे जब एक प्रॉपर सिलेबस आ जाएगा, बट उससे पहले हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाई क्यू देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट कब जो है नोटिस जारी करेगी सिलेबस का। बट हम तब तक हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते ना, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। और वो पढ़ने के लिए, ताकि अपना टाइम को यूटिलाइज कर सके, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हूँ दीपाली गोयल, मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी साइंस। और जैसा कि मैंने आप सभी को ये भी बात बताई थी कि एग्जाम के अंदर 75% क्या आती है, साइंस आती है। 100 नंबर का पेपर था। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 होंगी मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड वगैरह आ जाएगा 25 नंबर में। और बाकी बचे हुए 75 नंबर में साइंस आती है, जिसमें 25 नंबर की आपकी फिजिक्स रहेगी यानी भौतिक विज्ञान रहेगा, 25 नंबर की आपकी केमिस्ट्री रहेगी यानी रसायन विज्ञान रहेगा, और 25 नंबर में आपको चॉइस मिलेगी मैथ और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में। ठीक है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको करनी ही करनी है। और जो भी बीएससी नॉन मेडिकल वाले हैं वो मैथ करेंगे, बीएससी मेडिकल वाले बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे इसमें सबसे पहले आज बॉटनी का पोर्शन। ठीक है, बॉटनी के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो जल्दी से शुरू करते हैं पेपर को और तैयारी शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं ये आपको यही बोलूंगी कि टाइम वेस्ट मत करिएगा और इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, मैं आप लोगों को देखिए क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, और जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि दोबारा उस तरह का या वह क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप लोगों को डाउट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं क्या करवा रही हूँ, बॉटनी फिलहाल करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। बॉटनी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। निम्न में से कौन एक मोनोजेनेटिक परजीवी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भाई ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता क्या है, मोनोजेनेटिक परजीवी होता क्या है। ठीक है, फिर ही आप आंसर दे पाओगे। तो पैरासाइट यानी कि परजीवी, परजीवी वो होते हैं, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, परजीवी यानी किसी और की बॉडी के ऊपर से अपना पोषण लेने वाले। ठीक है, परजीवी वो होते हैं जो कि एक दूसरे इंसान की बॉडी के ऊपर रहकर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना पोषण लेते हैं। जैसे कि जूं आपने सुनी होगी, लाइफ, वो हमारी बॉडी के ऊपर रहती है। ठीक है, ह्यूमंस के बालों में या फिर वो कुत्तों के बालों में रहती है। ठीक है, जानवरों के बालों में रहती है और वहां से अपना पोषण लेती है। तो वो क्या है, एक परजीवी। अब यहां पर इसने परजीवी के आगे एक नया शब्द लगा दिया जो कि है मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मोनोजेनेटिक वह परजीवी होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट हो। यानी कि बस वो परजीवी किसी एक इंसान की या किसी एक जानवर की बॉडी में जाए। ठीक है, मतलब किसी एक ही ऑर्गेनिज्म की, किसी एक ही जीव की बॉडी पे जाएगा और वहीं रिप्रोडक्शन करेगा, वहीं अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। वो होते हैं मोनोजेनेटिक। और इसके अलावा होते हैं डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक यानी कि देखो, मोनोजेनेटिक मतलब एक होस्ट था, तो डाइजेनेटिक मतलब डाई का मतलब हो गया दो होस्ट, तो दो होस्ट वाले हो गए डाइजेनेटिक। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा जीव है जो कि सिर्फ एक ही होस्ट की बॉडी पे जाता है। तो देखिए क्लियर कर देती हूँ, पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ। एस्केरिस हमारा आंसर चला जाएगा। क्या आंसर चला जाएगा, एस्केरिस आंसर चला जाएगा, क्योंकि एस्केरिस को सिर्फ एक ही होस्ट चाहिए होता है, वो होता है मानव की आंत, ह्यूमन आंत चाहिए होती है एस्केरिस को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं टीनिया फोलियम, यानी कि इसे बोला जाता है टेप वोम। ठीक है, बिल्कुल टेप जैसा दिखता है, ये बहुत लंबा होता है और टेप की तरह पतला और फ्लैट होता है। तो टेप वॉर्म जो है, टीनिया सोलियम, अगर इसकी बात करी जाए तो इसे दो होस्ट चाहिए होते हैं। कौन कौन, तो इसको चाहिए होती है एक तो ह्यूमन की आंत, ठीक है, मानव की आंत चाहिए होती है, और दूसरा इसको चाहिए होता है पिग, पिग की पेशी। ठीक है, यानी कि सुअर की मांसपेशियां यानी कि पिग की मसल्स चाहिए होती हैं इसे टीनिया फोलियम के अंदर। ठीक है, और एक और बात याद रखना, टीनिया फोलियम ज्यादातर इससे बीमारी कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है इससे टीनिएसिस की बीमारी होती है। और ये ज्यादातर किसमें होती है, ये ज्यादातर उन्हीं लोगों में होती है जो पिग का मांस खाते हैं, जो सुअर का मांस खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दिख रहा है फेसियोला हेपेटिका, इसे बोला जाता है यकृत फ्लूक, क्योंकि ये इंसान के यकृत में रहता है।
ठीक है, लीवर फ्लूक इंसान के नहीं, एक्चुअली शिप और गोट की यकृत में रहता है। इसको भी 2 होस्ट चाहिए होते हैं, कौन कौन से? तो अभी मैंने बोला शिप यानी भेड़ या बकरी, गोट, इनकी इंटेस्टाइन चाहिए होती है, लीवर चाहिए होता है इनका। और जो आपने सुना होगा स्नेल, ठीक है, तालाब में रहने वाला जो स्नेल होता है मोलस्का का, वो चाहिए होता है। इसी अलावा आपको प्लाज्मोडियम दिख रहा है, तो प्लाज्मोडियम को 2 चीजें चाहिए होती है, क्या क्या? प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है पहली बात तो, इसे चाहिए होती है एक तो मादा एनाफिलीज मच्छर। इस बात को नोट कर लेना, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से होस्ट चाहिए होते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर, और चाहिए होता है हम यानी ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन चाहिए होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एस्केरिस, इसको सिर्फ एक ही होस्ट चाहिए, इसीलिए ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड सर्वदा सीधा होता है? यानी कि देखिए इसने क्या बोला है, ये पिरामिड होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग शेप के होते हैं, ये ऐसे उल्टे भी होते हैं, ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये सीधा हो गया। कई बार पिरामिड ऐसी शेप का भी होता है, ठीक है। कई बार पिरामिड ऐसा भी होता है, मान लीजिए ये छोटा आ गया, फिर ये बड़ा आ गया, फिर ये छोटा आ गया, फिर ये बड़ा आ गया, तो ये पिरामिड होते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, यानी हमेशा ऐसा होता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे नीचे वाले लेवल पे होगी, उससे कम एनर्जी ऊपर वाले पे, उससे कम एनर्जी ऊपर वाले पे, उससे कम एनर्जी ऊपर वाले पे, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ऊर्जा कम हो रही है, ठीक है। तो ऊर्जा मैंने बोल दिया, यानी कि इसका आंसर जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना, देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो हमें ऊर्जा मिलती है जो हम खाना खाते हैं उससे, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई सब्जी खाई, तो सब्जी हमें कहाँ से मिलेगी? पौधों से। और पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो पौधों को एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस से, यानी सनलाइट से। यानी कि ऊर्जा शुरू किससे हुई? सन से, और धीरे धीरे आगे 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 जाती है। लेकिन सन के पास तो बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, पौधों के पास थोड़ी कम जाती है, और फिर पौधों को हम खाते हैं तो हमें और कम जाएगी, और हमें और कोई खाएगा तो उसमें और कम जाएगी। ये रूल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एसिड रेन इज कोज्ड बाय। एसिड रेन किस वजह से होती है? तो एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होती है स्टूडेंट्स 2 अम्लों की वजह से। देखो बारिश में जब H2SO4 या HNO3 गिरने लगे, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब बारिश में ये दोनों एसिड गिरने लगे ना, तब होती है अम्ल वर्षा। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि आपको H2SO4 में कौन सी गैस नजर आ रही है? तो H2SO4 बनता है स्टूडेंट SO2 गैस से, ठीक है। जब पानी में SO2 गैस मिलती है ना, तब बनता है H2SO4। और HNO3 बनता है NO2 गैस से। पानी में जब NO2 गैस मिलती है तो बनता है HNO3। अब ऑप्शन ढूंढो, SO2 और NO3। ऑप्शन 3 में NO2 ऑप्शन 3 में आ रहा है, यानी कि आंसर चला गया सी ऑप्शन। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको याद रखना है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनसे क्या निकलते हैं? उनसे निकलते हैं धुएं। उस धुएं में होती है SO2 होती है, उस धुएं में NO2 होती है। और जब ये ऊपर जाती हैं उड़ उड़ के, तो बादलों में होता है पानी, उस पानी के साथ ये मिल जाती है, और पानी के साथ मिलकर ये अम्ल बनाती है। ये बना लेती है H2SO4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये बना लेती है HNO3। और ये जब पानी के साथ बहता है तो इसे एसिड रेन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए एसिड रेन सबसे ज्यादा कहाँ देखी गई है, तो आगरा में देखी गई है, और ताजमहल का पीला रंग भी एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की वजह से है, ठीक है। था यानी कि अब तो सफाई चल रही है वहां की, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या याद रख सकते हो? H2SO4 हमारा अम्लों का राजा कहलाता है, बैटरियों में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइलोइड इज मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोइड किसकी मॉडिफिकेशन होती है? फिलोड किसका रूपांतर है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए फाइलोइड क्या होता है। देखिए एक तो होती है इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां, एक होती है ये पत्तियां, एक होती है कुछ पौधों में ना बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती है ऐसी, ये पत्तियां होती है। तो ये होती है स्टूडेंट, ये क्या होता है? यही होता है फाइलोइड। अब देखिए आप ध्यान से देख रहे हो मैंने क्या बोला है, ये पत्ती थी लेकिन ये पत्ती नहीं रही और बन क्या गई? ऐसी पत्ती। यानी कि फाइलोइड किसकी मॉडिफिकेशन होती है? तो आपको याद रखना है फाइलोइड होती है लीफ की मॉडिफिकेशन। किसकी मॉडिफिकेशन? लीफ की मॉडिफिकेशन, पत्ते की मॉडिफिकेशन। लेकिन आपको कहीं ऑप्शन में लीफ तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो आपको याद रखना है फाइलोइड 2 चीजों की मॉडिफिकेशन होती है, एक होती है पेटियोल और एक होती है लीफ, यानी पर्णवृंत या फिर पत्ता। अब समझिए इस बात का मतलब क्या है। ये होता है, ये एक लीफ है मान लीजिए, ये एक पत्ता है। अब आप जानते हो कि ये क्या है? एक लीफ है।
लेकिन आपको नहीं पता कि पेटियोल क्या होता है। तो ये जो डंडी आपको दिख रही है ना, इस डंडी को बोलते हैं पेटियोल। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि डेजर्ट के एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। आप जानते हो, जैसे राजस्थान में चले जाएं या राजस्थान की किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यार ये मिट्टीदार इलाका है, यहाँ पे पानी कम होता है, बारिश कम होती है। तो पानी की कमी की वजह से वहाँ पर पौधे चाहते हैं कि वो पानी का लॉस भी कम करें, यानी ट्रांसपीरेशन, बाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पौधे जो हैं अपने पत्तों को क्या कर लेते हैं, अपने पत्तों को पतला कर लेते हैं। अब या तो ये पतले हो जाते हैं पत्ते की वजह से, यानी पत्ता पतला हो गया, या फिर क्या होता है, ये जो स्टिप्यूल है ना, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। पेटियोल जो है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो आपके पास आंसर आ गया, पेटियोल या पत्ते की वजह से क्या हो जाते हैं, फाइलोइड बन जाते हैं। क्लियर है। चलिए, फाइलोइड बनते क्यों हैं, तो याद रखना, फाइलोइड बनते हैं वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए, यानी ताकि पौधे कम से कम ट्रांसपीरेशन करें, कम से कम क्या करें, ट्रांसपीरेशन। और ये होता किस में है ज़्यादातर, ये होता है डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स के अंदर, जिन्हें हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट कहते हैं, डेजर्ट में रहने वाले पौधे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी में कम बताती हूँ अब आगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है। क्वेश्चन है, हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, हेड तथा कैपिटुलम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है। तो पहले तो आप आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर जाएगा हमारे पास, इसका आंसर जाएगा सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी या सूर्यमुखी। अब समझिए हेड क्या होता है और कैपिटुलम क्या होता है। देखो, आपने सूरजमुखी का पौधा देखा है और आपने देखा होगा, चलिए पहले कैपिटुलम जान लीजिए। कैपिटुलम बड़ा ही सिंपल सा है। देखो, कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसकी जो मेन एक्सिस होती है ना, वो तो हो जाती है पतली चपटी, और उससे छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस हो जाती है पतली और उससे बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। इस इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, कैपिटुलम कहते हैं। क्लियर है। हेड किसको कहते हैं, तो देखो आपने सनफ्लावर का पौधा देखा होगा, उसमें ना कुछ इस तरीके से ना बीचों बीच ना ऐसा होता है, छोटे 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 कण होते हैं, छोटी छोटी लीफलेट, फिर उससे आगे पत्तियां निकलती है। ऐसा पौधा देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हेड में क्या होता है, हेड प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। देखिए, ये जो अंदर वाले पत्ते दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्क, डिस्क पत्ते। और ये साइड वाले मिल रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं रे पत्ते। अब जो हेड इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें ऐसा देखा गया है कि ये जो रे पत्ते होते हैं ना, ये तो होते हैं न्यूटर। न्यूटर का मतलब है ना तो इसके पास कोई मेल सेक्स ऑर्गन होती, ना ही फीमेल सेक्स ऑर्गन होती। यानी कि ना तो इसके पास एंथर होता है, मतलब स्टेमन होता है, यानी ना तो इसके पास पुकंसर होता है, और ना ही ओवरी यानी कि जायांग होता है। लेकिन ये जो डिस्क है इसके पास दोनों होते हैं, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। नहीं आई हुई तो आप एक बार इस बात को रिपीट सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगी। नहीं तो जब हम थ्योरी करेंगे तब आपको मैं डिटेल में बता दूंगी। तो सनफ्लावर के अंदर ये देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56 है, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन। सोयाबीन की फसल के लिए जैविक उर्वरक के रूप में एक जीव का प्रयोग होता है, वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, सोयाबीन के लिए कौन सा जीव यूज होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि राइजोबियम यूज होता है सोयाबीन के पौधे में। ठीक है, चाहे सोयाबीन बोला हो, चाहे मूंग बोला हो, चाहे बीन बोला हो, चाहे मेथी बोला हो, मूंगफली बोला हो, इन सब के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, राइजोबियम इस्तेमाल होता है N2 के फिक्सेशन के लिए, यानी नाइट्रोजन के स्थानानीकरण के लिए। क्योंकि पौधे अपने आप नाइट्रोजन एयर से ले नहीं सकते, तो उनके अंदर ये डाल दिए जाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एजोटोबैक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, एजोस्पाइरम कहाँ इस्तेमाल होता है, नोस्टोक कहाँ इस्तेमाल होता है, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं चावल में। सबसे ज़्यादा चावल में इस्तेमाल होते हैं, यानी धान में। इसके अलावा ये चाय कॉफ़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। चाय कॉफ़ी के पौधे के नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। देखिए, माइक्रो मतलब छोटा, न्यूट्रिएंट मतलब पोषण। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक। तो आपको याद रखना है, वह पोषक पदार्थ जो कि हमें थोड़े से चाहिए होते हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, और जो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी वृहद पोषक बोलते हैं इसे।
अब देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, मैग्नीशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। बाकी बोरोन, मोलिब्डेनम और जिंक तीनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये प्लांट की केस की बात की जा रही है, और आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट की क्लोरोफिल होती है ना, वो पूरी की पूरी मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, जबकि बोरोन, मोलिब्डेनम और जिंक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी काम चला देते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए पत्ते का हरा रंग क्यों होता है, तो पत्ते का हरा रंग होता है मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, जैसे कि हमारे रक्त का रंग लाल होता है आयरन की वजह से, उसी तरीके से पत्ते का हरा रंग होता है मैग्नीशियम। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्रीकल्चर के अंदर कि पत्ते का पीला पड़ना किसकी कमी का इंडिकेटर है, तो मैग्नीशियम की कमी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट इज नोन एज फंड्यू प्लांट। निम्न में से किस एक कीट भक्षी पौधे को फंड्यू पौधा या दलदली पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कीट भक्षी पौधा क्या है। कीट भक्षी पौधे वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इंसेक्ट को खा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा उनके ऊपर आराम से डांस कर रहा है, उनके ऊपर बैठा है, पौधे के ऊपर कोई मच्छर बैठा है, तो ये क्या करते हैं, उस मच्छर को खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं, क्योंकि इन पौधों को चाहिए होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इन्हें उन मच्छरों से मिल जाता है। बात खत्म। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फंड्यू प्लांट किसे कहते हैं, तो याद रखना फंड्यू प्लांट बोलते हैं हमारे ड्रोफेरा को। किसको, ड्रोफेरा को। इसके अलावा नेपेंथिस को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा नेपेंथिस जो है हमारा, इसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो इससे भी आ सकता है पिक्चर प्लांट। यूट्रिकुलेरिया को क्या बोलते हैं, तो यूट्रिकुलेरिया को आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं ब्लैडर वोट। क्या कहते हैं, ब्लैडर वोट। और लास्ट दिख रहा है डायोनिया। डायोनिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। जब थ्योरी करवाऊंगी इन सब की जीआईएफ, इन सब की फोटोज आपको दिखाऊंगी। ड्रोफेरा का आपको पता लगी गया, फंड्यू और दलदली पौधा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यानी एक पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने में भी आवश्यकता पड़ती है, और जो एक सेकेंड, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर भी जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका आंसर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके अंदर चाहिए होता है क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर। मैंने कैल्शियम को कॉपर समझ लिया, तो कॉपर, मैग्नीज और आयरन चाहिए होता है किसी भी पौधे को अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस करने के लिए और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह शेयरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ। लंबे समय तक कृषि योग्य भूमि में बहुत अधिक सिंचाई करने से किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई जमीन है जहां पर हमने पानी दिया, ठीक है, पानी देते देते हम पाइप वहीं पर गिर के भूल गए, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी दिया गया, यानी इरिगेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे क्या हो जाता है भाई, लवणता में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहां पर ऑस्मोसिस हो जाती है, जिस वजह से सोल्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, लवण इम्बैलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मृतोपजीवी आवृत बीजी है। अब देखो, मृतोपजीवी के साथ साथ इसने एंजियोस्पर्म भी लगा दिया, तो इसका आंसर चला जाएगा नियोटिया। नियोटिया जो है एक एंजियोस्पर्म है, जो कि सैप्रोफिटिक क्या होते हैं पहले आपको पता है। देखो, सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी, देखो मृत पर जीवने वाले, ठीक है, जो सड़े गले पर, मरे सड़े गले पर जो ऑर्गेनिज्म अपना पोषण लेते हैं, उन्हें बोलते हैं मृतोपजीवी। तो नियोटिया एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर फूल लगते हैं, इसलिए वो एंजियोस्पर्म कहलाता है, और वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना पोषण लेता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। इसके अलावा आपको दिख रहा है अगैरिकस, तो अगैरिकस एक सैप्रोफाइट तो है, लेकिन एंजियोस्पर्म नहीं है, यह कवक होता है। ये क्या होता है, कवक यानी फंगस होता है। ठीक है, उसके बाद कसकटा, तो कसकटा क्या होता है भाई, कसकटा जो है यह एक परजीवी है, यह एक पैराफाइट है जो कि पौधा है। ठीक है, ये कसकटा एक एंजियोस्पर्म तो है लेकिन परजीवी है, सैप्रोफिटिक नहीं है, पैराफिटिक है। ठीक है, यूक्लिप्टस आपको दिख रहा है, तो यूक्लिप्टस जो है स्टूडेंट्स, इसके बारे में याद रखना कि हाँ, ये एंजियोस्पर्म तो है लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है, यानी कि ये ऑटोट्रोफ है, खुद का खाना खुद बनाता है, सड़े गले पर नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि खुद का खाना खुद बनाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 62। सैंडलवुड ऑयल
ऑफ सेंटिलम एल्बम इज एन। तो सैंडलवुड ऑयल क्या होता है स्टूडेंट्स? सैंडलवुड ऑयल जो है हमारा, ये होता है एसेंशियल ऑयल, यानी कि ये जो है वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनता है। एसेंशियल ऑयल की खास बात ये होती है कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनते हैं ये ज़्यादातर, ठीक है। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनता है, इसीलिए एसेंशियल ऑयल हो गया। एडिबल तब होता है जब ये डायरेक्टली फ्रूट से उबालने से बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, क्या है देखिए, पंजेंट गंध युक्त सरसों के तेल में उपस्थित एक सल्फर युक्त घटक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है? देखिए वैसे तो पंजेंट स्मेल जो होती है ना, वो होती है एलाइल आइसोथायनेट की वजह से। एलाइल आइसोथायो फाइनेट की वजह से पंजेंट स्मेल होती है वैसे तो, लेकिन चारों में से ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है एलाइल आइसोथायोफाइनेट। तो देखिए मैं ये क्लियर हूँ, इसमें रेसरपीन नहीं आएगा बिल्कुल भी, पार्थिनीन भी नहीं आ जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है एलाइल सल्फाइड और फिंग्रीन में। तो मैं आपको आंसर इसका 2 बोलूंगी, क्योंकि एलाइल थायोफाइनेट में नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है, और इस फिंग्रीन में भी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं, जबकि एलाइल में नाइट्रोजन नहीं होता। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिनग्रीन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेनियन सेल, क्वेश्चन क्या है? कंपेनियन सेल इज फाउंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल ऑफ। सहचर कोशिका और चालनी नलिका कोशिका संयुक्त रूप में पाई जाती है टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट जो होते हैं उनके अंदर ये दोनों इकट्ठे पाई जाती हैं। और क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो कंपेनियन सेल उसकी हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.1 molar glucose and 0.1 molar sucrose solution are the same because 0.1 मोलर ग्लूकोज विलियन का और 0.1 मोलर सुक्रोज विलियन का परासरण दबाव समान है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब दोनों की कंसंट्रेशन ही सेम है, दोनों ही 0.1 मोलर है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होगा ही। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम कंसंट्रेशन, दोनों सेम कंसंट्रेशन में है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या चला गया? दोनों की सांद्रता, दोनों ही समान सांद्रता पर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। टेस्ट क्रॉस में क्या आता है भाई? तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट? टेस्ट क्रॉस होता है जब हम जो हमारी पहली जनरेशन आती है, यानी F1 जनरेशन आती है, उसको क्रॉस कर देते हैं सबसे छोटे यानी सबसे रिसेसिव जीनोटाइप के साथ, ठीक है। इसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ पर मिल रहा है ये? आपको ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है। क्रॉस द F1 हाइब्रिड विद द डबल रिसेसिव जीनोटाइप। डबल मतलब 2 टी है ना, देखो, और रिसेसिव मतलब दोनों स्मॉल टी हैं, एक भी बड़ा नहीं है। तो डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ जब करवाया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मंच मास हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। मंच मास हाइपोथेसिस क्या बताती है? तो याद रखिएगा, मंच मास हाइपोथेसिस जो होती है वो फ्लोएम से जुड़ी हुई है। फ्लोएम से जुड़ी हुई है। ये बताती है कि पौधे में फूड जो है वो फ्लोएम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको देखो यहाँ पर भी जाइलम दिख रहा है, यहाँ पर भी जाइलम दिख रहा है, यहाँ पर पानी दिख रहा है, और पानी के लिए तो जाइलम ही होता है, तो आंसर चला गया फ्लोएम, ठीक है। मंच फ्लो हाइपोथेसिस कहती है कि कैसे हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे खाने की है ना, वहां से खाना लोअर कंसंट्रेशन में जाए, ये होता है मंच फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास। देखिए, व्हेन स्टोमेटा ओपन ओनली एट नाइट दे आर कोल्ड। जब स्टोमेटा यानी रंध्र रात्रि में खुले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो रात्रि में जब स्टोमेटा खुलते हैं उन्हें बोलते हैं स्कोटो एक्टिव। क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव। याद रखना है, इसमें भी अगेन मैं बोलूंगी, समझाने वाली कोई भी बात नहीं है, याद रखिएगा। और ये ज्यादातर कैक्टस में होता है, ठीक है। कैक्टस के पौधे में ये देखा जाता है। कैक्टस आपने सुना होगा, जो डेजर्ट वाले इलाके में पाया जाता है, ग्रीन कलर का कांटेदार पौधा, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इस तरीके से होता है, एक इसे बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ का बीच का हो गया स्टोमेटल पोर। ये क्या करता है? ये खुलता और बंद होता रहता है, ठीक है। ये कभी बंद हो जाता है और कभी खुल जाता है। क्यों? ताकि ये पानी को पौधे से आना जाना करवा पाए, और साथ ही साथ गैसेस, यानी कि पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, इसी स्टोमेटा की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू enzymatic theory to explain stomatal movement, which of the following enzyme is associated with starch sugar conversion? देखो, स्टोमेटा जब खुलता और बंद होता है ना, तो वहां पर ना स्टार्च और शुगर का बैलेंसिंग चलता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम ये करवाता है? तो फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम एक सारा काम करवाता है। तो अगेन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, थ्योरी में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। एंजाइमेटिक सिद्धांत के अनुसार स्टोमेटा की गति निम्न में से किस एंजाइम की सहायता से स्टार्च शर्करा विनियम होता है? तो फॉस्फोराइलेज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्या है? विच प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन आर यूज इन ब्लैकमैन रिएक्शन। हिल रिएक्शन का क्या उत्पाद है जो कि ब्लैकमैन रिएक्शन के अंदर यूज होता है? तो इसका आंसर जाता है वैसे तो ATP प्लस
NaDPH2, लेकिन ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, तो NaDPH को हम सही मान लेंगे, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3PGA इज फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट इन 3PGA, प्रथम स्थायी उत्पाद किसमें है? तो कौन सी साइकिल में बनता है भाई 3PGA? आपने 3PGA का नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल देते हैं इसे, तो याद रखिएगा ये कार्बन रिडक्शन साइकिल में यानी कार्बन अपचयन चक्र में बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्पाइरुलिना इज रिच सोर्स ऑफ, स्पाइरुलिना क्या होता है? यह एक जीव है, किसका रिच स्रोत है, यानी इससे क्या सबसे ज्यादा मिलता है? अगर इसे कोई खाएगा तो उसे क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? तो वैसे तो इसमें विटामिन और मिनरल दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं विटामिन। स्पाइरुलिना में विटामिन B12 मिलता है, ठीक है, विटामिन C मिलता है, काफ़ी विटामिन मिलते हैं इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफरोन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो सैफरोन किससे बनता है? क्रोकस सेटाइवस से बनता है। सैफरोन किससे बनता है? क्रोकस सेटाइवस से। नाम ध्यान रखिएगा, क्रोकस है यहाँ पर, कोस्टस भी नहीं है और कोकोस भी नहीं है, ठीक है। क्रोकस सेटाइवस नाम के पौधे से क्या बनता है? सैफरोन, ठीक है। और ये एक साइंटिफिक नेम दिया हुआ है जो कि लीनियस के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 आता है, विच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, कौन से एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है? यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि काटने का काम करता है, DNA की सेगमेंट को काटने का। तो काटना मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अगर जोड़ना पूछा होता तो लाइगेज आंसर चला जाता। लाइगेज जोड़ता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक DNA की, ऐसे देखिए, मान लीजिए ये एक DNA है और आप इसको कई टुकड़ों में तोड़ देना चाहते हो, ये आपने 3 टुकड़े कर दिए, तो कौन तोड़ेगा इसको? तोड़ेगा कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन इन तीनों को जोड़ेगा कौन वापस ये बनाने के लिए? तो लाइगेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल इज, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रैब साइकिल के बीच में जो कड़ी है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस से एक चीज बनती है जो कि क्रैब साइकिल में काम आती है, और वो चीज क्या है? तो वो चीज है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A, यानी कि एसिटाइल CoA। तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं बॉटनी के क्वेश्चन खत्म। आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अच्छे से जो है बॉटनी डिस्कस कर ली है, और मैं आप लोगों को देखिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगी, चाहे हमारी फिजिक्स हो, ठीक है, भौतिक विज्ञान हो, हम उसको अच्छे से करेंगे, केमिस्ट्री हो, हम उसको अच्छे से करेंगे, और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को अलग अलग भी बता के करवाऊंगी और इकट्ठे भी करवाऊंगी, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन डिटेल हम चारों की प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि हम एग्जाम के 100 में से 75 क्वेश्चन जो हैं उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा कि आप लोगों को, देखो एग्जाम के लिए आपको अच्छा स्कोर करना है तो 70+ स्कोर होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप लोगों को बचे हुए 25 की ज़रूरत ही ना पड़े, आप इस 75 में से ही 70 ले लो और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो भाई क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। और कमेंट भी करिएगा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं चैनल के ऊपर, आपको आपका कमेंट पढ़ा भी जाएगा और समझा भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।